हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है चैप्टर नंबर 4, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। इसके पहले 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, जिसमें मैंने हर एक सेक्शन पर 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, PYQs डिस्कस किए हैं और बहुत सारे MCQs भी आपको दिए हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखे, आप नए हो अगर इस चैनल पर, तो प्लीज़ वो पहले वीडियोज़ चेक करो। आपके लिए पूरा कंटेंट ऑलरेडी पोस्टेड है। चलिए, अब इस चैप्टर में आज हम सेक्शन ए का 1 शॉट कंप्लीट करेंगे, जहां पर हम फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे और फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम सीखेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, आप लोग को ये सेक्शन तो पूरा डेफिनेटली कंप्लीट हो ही जाएगा अच्छे से। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या, कि जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है while going from one transparent medium to another transparent medium, that is known as refraction of light. Everyone is pretty much clear with this definition, but let us understand it in a different way. भाई, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या, कि अगर आपके पास एक जगह पर एयर है, दूसरी जगह पर ग्लास है, या फिर आपके पास वाटर है, या फिर आपके पास ग्लास है, या फिर आपके पास ग्लास है, या फिर आपके पास डायमंड है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा, वो लाइट अपना स्पीड चेंज करता है। क्योंकि वो अपना स्पीड चेंज करता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, एंड क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसीलिए लाइट हमें बेंड होते हुए दिखती है। क्या ये यहाँ तक कहानी समझी? ठीक है सर। अब अगर चलो मुझे समझ में आ गया सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये तो हम सभी को मालूम है, बट मैं कैसे मान लूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है? तो नेचर आपको इल्यूजन्स बताएगा, जैसे कि तो चाय की टपरी के आसपास जो हवा मूव करती है ना, उसे हम वो रिफ्रैक्शन के कारण है। स्विमिंग पूल में पानी जो है वो गहरा नहीं दिखता, अगर आप दूर से देखो, वो किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण। जो तारा चमकते हुए दिखता है, ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखता है, वो एक्चुअली उसके ट्विंकल नहीं है, वो फ्लिकरिंग किसी और कारण की वजह से हो रहा है, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन पर भी नहीं दिखता, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट बेंड होकर आ रही होती है हमारी आंखों में, हमारी आंखों को धोखा होता है कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं वहां रखा गया है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमें पढ़ना क्या है, तो बिफोर इवन मूविंग अहेड आपको यह पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम का मतलब हल्का मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब गाढ़ा मीडियम, डेंस मीडियम। अब जैसे ही ये इस तरीके से बताया जाता है, पूरा खेल खत्म। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ यहाँ पर मेरे पास हवा है एक मीडियम और दूसरा मीडियम है पानी, तो आप मुझे बताओ कौन हल्का हुआ, कौन रेयर हुआ और कौन डेंसर हुआ? बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर हवा रेयर हुआ एंड वाटर डेंसर हुआ। बराबर है। आपने कैसे पहचाना? हाँ सर, हवा हल्का है, पानी गाढ़ा है, डेंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूँ कि बताओ पानी में और केरोसिन में कौन रेयर है और कौन डेंसर है, अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर केरोसिन रेयर हुआ और वाटर डेंसर हुआ। क्यों? क्योंकि केरोसिन को जब भी पानी के ऊपर डालोगे, केरोसिन तो तैरता है ऊपर, इसका मतलब केरोसिन हल्का हुआ, पानी गाढ़ा हुआ, तो केरोसिन रेयर है, वाटर डेंसर है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं ना, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल का मतलब हम लाइट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, आंखों के पर्सपेक्टिव से देखें, तो लाइट है ना, तो उस हिसाब से अगर देखूं तो केरोसिन इज नॉट अ रेयर मीडियम, केरोसिन इज अ डेंसर मीडियम। अब ये हजम नहीं हो रहा ना, तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कौन रेयर कौन डेंसर? हम तो ऐसे ही डिसाइड कर रहे थे। नहीं, फंस जाओगे, बोर्ड में आता है इस पे सवाल, तो सवाल पहचानोगे कैसे? तो भाई लाइट की कुछ स्पीड होती है, जैसे लाइट की सबसे तेज स्पीड कहाँ होती है? एयर में, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब हवा में या वैक्यूम में सबसे तेज ये इतना चलता है। उसके अलावा कोई भी मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करेगा, राइट, तो वो स्लो ही ट्रैवल करता है, ये हमें मालूम है। ये बराबर ना, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। लेकिन अब सुनो ध्यान से, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, केरोसिन की स्पेलिंग हाँ ये है, कि केरोसिन में लाइट स्लो ट्रैवल कर रहा है एज कंपेयर टू वाटर। मतलब वाटर में लाइट दोनों के ये जो वाटर है यहाँ पर लाइट तेज ट्रैवल कर रहा है एज कंपेयर टू केरोसिन। सबसे तेज कहाँ ट्रैवल कर रहा था? एयर में। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, एयर तो रेयर मीडियम है, उसके मुकाबले बाकी सब डेंसर है। अब मैं वाटर और केरोसिन को कंपेयर कर रहा हूँ। हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली, वाटर में वो तेज ट्रैवल कर रहा है और केरोसिन में वो स्लो ट्रैवल कर रहा है। तो एज पर दैट लॉजिक, वाटर क्या हुआ? रेयर हुआ। केरोसिन क्या हुआ? डेंसर हुआ। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम डिसाइड उसके हल्केपन या गाढ़ेपन से नहीं होता। रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम डिसाइड होता है कि कहाँ पे लाइट तेज चल रहा है, कहाँ पे लाइट स्लो चल रहा है। तो जहां लाइट तेज चलेगा वो मीडियम रेयर कहलाया जाता है,
बराबर। और जहां लाइट स्लो चलेगा, तेज चलेगा बोला ना, हाँ, जहां लाइट स्लो चलेगा वहां पे मीडियम डेंसर कहलाया जाता है। तो वाटर और केरोसिन में वाटर रेयर है और केरोसिन डेंसर है, आगे जाके मैं प्रूफ भी करूंगा, डोंट वरी। चलो ठीक है, तो चलो सर ये वाली कहानी तो हमें मालूम है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से, यानी कि जिस मीडियम में लाइट तेज ट्रैवल कर रहा है, डेंसर मीडियम में आता है, यानी कि लाइट की स्पीड कम होती है, वो लाइट टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड करेगा, ये तो हमें मालूम है। तो चलो ये सर ये आप स्किप कर सकते हो, ये हमें पता है। स्पीड डिक्रीजेस व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ऑल्सो कैन आई से इफ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते वक्त अगर लाइट टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड हो रहा है, इसका मतलब आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर। यस सर, इसका यही मतलब है कि जो डिविएशन हुआ, मतलब जितना वो बेंड हुआ टुवर्ड्स अ नॉर्मल, वो कैसे निकाला जाएगा, वो आई माइनस आर से निकाला जाएगा। फेयर। तो दो चीजें हमें समझी कि आई हमेशा ग्रेटर होगा आर से, और रेयर से डेंसर जाते वक्त स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डेंसर से रेयर आते वक्त क्या होगा, तो बिल्कुल उल्टा होगा। अगर रेयर से डेंसर आते वक्त टुवर्ड्स नॉर्मल और लाइट की स्पीड कम हुई, तो डेंसर टू रेयर जाते वक्त लाइट की स्पीड बढ़ेगी और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसका यही मतलब है कि जो आई है वो लेस देन आर है, और डेल्टा जो है, जो डिविएशन एंगल है, वो आर माइनस आई है। डिविएशन एंगल के बारे में हम सेक्शन सी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे डिविएशन एंगल्स वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो सर ये तीसरा केस बड़ा अजीब दिख रहा है। तीसरे केस में हो ये रहा है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए, होती है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो लाइट की स्पीड बढ़नी चाहिए, बढ़ती है। लेकिन अगर लाइट उस मीडियम में, जिस मीडियम से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अगर लाइट नॉर्मली गया, नॉर्मली का मतलब क्या, सरफेस को परपेंडिकुलर, मैंने इसे सरफेस, ये हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं जिसने दो मीडियम को सेपरेट किया है। तो जब लाइट सरफेस को नॉर्मली जाएगा तो लाइट अपनी स्पीड में चेंजेस तो लाएगा अकॉर्डिंगली। मैंने बोला रेयर टू डेंसर तो स्लो, डेंसर टू रेयर तो फास्ट, लेकिन लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, मतलब लाइट डिविएट नहीं होगा। सर क्या मतलब? अरे भाई, लाइट डिविएट तभी ही होता है, या मैं बोलूँ लाइट बेंड तभी ही होता है जब वो सरफेस पे ऑब्लिकली मारा जाए। ऑब्लिकली मतलब क्या, टेढ़ा। लेकिन अगर लाइट टेढ़ी नहीं आ रही है, लाइट स्ट्रेट नॉर्मल इंसिडेंस पे आ रही है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या, कि सरफेस को परपेंडिकुलर गिर रहा है लाइट, इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। उस केस में लाइट अपनी स्पीड चेंज करेगा, लेकिन लाइट अपना पाथ डिविएट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आपसे इस पेपर में पूछा जाए, अंडर विच कंडीशन विल द लाइट नॉट डिविएट बट विल चेंज द स्पीड, आई विल रिपीट, अंडर व्हाट कंडीशन विल द लाइट नॉट चेंजेस डायरेक्शन, नॉट चेंजेस डायरेक्शन, विल नॉट बेंड बट विल चेंज स्पीड। तो वो कंडीशन क्या है, when the light is in normal incidence। what is normal incidence? कि एंगल I 90 नहीं है, एंगल I क्या है, 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। ये कॉमन गलती करते हैं, हर बोर्ड का प्रॉब्लम है, ICCB SSC, कि भाई सर 90 डिग्री दिख गया, I 90 बोल दो। नहीं, I 0 है भाई, I 0 है, समझे? ठीक है सर, तो देखो यहाँ पे रीड कर लो, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बट द डायरेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। इसका ये मतलब कि I बराबर R तो है, लेकिन वो 0 है। ठीक है, अब व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे, बिकॉज बहुत रेयरली यहाँ से कुछ आता है। हमें मेन पूरा ध्यान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे रखना है, बिकॉज वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी। भाई फर्स्ट अगर ये सेक्शन समझ गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ट्रस्ट में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों को अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असल मतलब क्या होता है नहीं मालूम है। पता है तो आई बी मोर देन हैप्पी, आप स्किप करो, आप क्वेश्चन की तरफ जाओ और पढ़ाई पे फोकस करो। भाई आपको पूरा वीडियो फिर भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? पहला लॉ ये बोलता है कि जब भी इंसिडेंट रे है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल कर रहा होगा, वो रिफ्रैक्टेड रे जो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड पर रहेंगे। ये इतनी सी बात है भाई, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है कि जब भी तुम ये एक्सपेरिमेंट करोगे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा होगा, वो जो लाइट है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, वो हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड पर होंगे, साथ साथ नहीं होंगे। ठीक है, एंड ये जो तीनों के तीनों है, कौन तीनों? तुम, वो, नहीं, मैं, नहीं, कौन तीनों? तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, एक ही पेज पर होंगे, एक ही पन्ने पर होंगे, बस बात खत्म। दूसरा लॉ समझाता हूं मैं तुम्हें, जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ ये बोलता है, जब भी लाइट किसी मीडियम से आ रहा होगा तो हम उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। कोई भी मीडियम से आ सकता है ना, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, ग्लास टू डायमंड, डायमंड टू एयर, डायमंड टू वाटर, वाटर टू रूबी, रूबी टू, कहीं पे भी आ सकता है। ये समझे मुद्दा क्या है? जिस भी मीडियम से लाइट पहली बार आ रहा होगा, चाहे वो रेयर हो, डेंसर हो, भाड़ में जाए, जिस भी मीडियम से लाइट पहली बार आ रहा होगा, उस वाली लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, और उसका एंगल जो बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये समझा? इतना सिंपल रखो, आगे बहुत काम आने वाला है। जिस भी मीडियम से लाइट पहली बार आ रहा है,
2 से आ रहा है, 1 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, कुछ भी, चुप बैठो, जहां से भी लाइट आ रहा है पहली बार उस रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे और उसने एंगल जो बनाया होगा उसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे विद द नॉर्मल। एंड जिस भी मीडियम में लाइट बेंड हो रहा होगा, समझे कि नहीं समझे, जिस भी मीडियम में लाइट बेंड हो रहा होगा उस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे बनेगा और रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। तो जो सेकंड लॉ है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, वो ये बोल रहा है कि जब भी आप रेशियो लोगे, क्या लोगे, जब भी आप रेशियो लोगे, किसका रेशियो लोगे, इस एंगल आई के साइन का, इस एंगल आई के साइन का, और उसको डिवाइड करोगे इस एंगल आर के साइन का, मतलब जब भी आप रेशियो लोगे साइन ऑफ आई का किसके साथ, साइन ऑफ आर से। सर साइन ऑफ आर ऊपर नहीं आ सकता, नहीं, एक कंडीशन में आगे आएगा, वो भी अलग ही चीज है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। तो जब भी आप रेशियो लोगे किसका, साइन ऑफ आई का, किससे, साइन ऑफ आर से, आपको ये जो वैल्यू मिलेगी, इनका रेशियो मिलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये डिसाइड करेगा कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी प्लीज अभी के लिए जिन्होंने पहली बार ही पढ़ना शुरू किया ये, तो उनके पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं मैं, ये मेरा इंटेंशन है, ठीक है। मैं अज्यूम नहीं करके चल सकता कि मालूम है आपको, कुछ चीजें जो बहुत ऑब्वियस है वो मैं करके चल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये 2 और ये 1 भी अभी प्लीज छोड़ दो, आप खाली ये देखो, ये यू जो है, यू जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैं सिखाऊंगा, बेफिक्र रहो वीडियो तक। अब तो वो ये बोल रहा है स्नेल कि जब भी तुम रेशियो लोगे किसका, साइन ऑफ आई का, किसके, साइन ऑफ आर से, तो तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू को तुम बोलते हो कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड करेगा कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी ये 2 और 1 छोड़ दो, सिर्फ ये यू देखो, उसे हम क्या, यू को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ठीक है, सेल्स लॉ, हम सेल्स लॉ तो रट गए, क्या है, क्या रटा तुमने सेल्स लॉ में, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना समझा, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो बात की बात है। अब ये इतने सारे फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे तुम्हें यहाँ पे, बराबर, ये फॉर्मूलाज बाद में बताऊंगा, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते क्या है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अ पैरामीटर टू जज, इंडेक्स का मतलब होता है अ पैरामीटर टू जज समथिंग। जैसे मैं बहुत श्योर हूँ कि आज के टाइम में सारे बच्चे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं, भले ही आप कुछ करते हो, अभी करना भी नहीं, एज नहीं आपकी, सीखो, करो मत ट्रेड वगैरह, है ना। बहुत मुझे मालूम है, बच्चों से सुना है, मैं बच्चों के साथ रह रहा हूँ, तो कलर ट्रेडिंग नाम की चीज़ होती है, फिर मत करो, ये सब हरकतें मत करो बेटा, है ना। मार्केट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, फाइनेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी है, अभी करना ज़रूरी नहीं है, अभी ये सब पैसे वैसे में उलझो मत, इट इज़ बेसिकली एडिक्शन, फिर अननेसेसरी आपका माइंड डाइवर्ट होगा। चलो अब टॉपिक पे आता है। अब सभी को मालूम है स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स वगैरह वगैरह वगैरह। वो इंडेक्स क्या बताता है, वो तुम्हें एक पैरामीटर बताता है कि अभी स्थिति, अभी सिचुएशन क्या है इंडियन मार्केट्स की। अगर मैं बोलूँ निफ्टी इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट 25,000, है ना, 25,000 का क्या मतलब कि भाई हमारी जो वर्थ है, जो है ना, जो हमारा इंडेक्स हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं भाई, 25,000 पे लाई कर रहे हैं, बराबर। वो निफ्टी 50 कंपनीज के मिलकर नेटवर्थ बढ़ रही है, ये सबको मालूम है। तो इंडेक्स क्या एक पैरामीटर है, इतना समझा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव का क्या मतलब बताया था सर ने, रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बराबर। तो आज से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, मेरे हिसाब से हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग वैल्यू। ये आपको एक मीडियम का लाइट को बेंड करने का क्षमता बताता है। आई रिपीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किसी लाइट का बेंड होने का क्षमता बताता है उस मीडियम में। याद है मैंने अभी ऊपर बोला था तुम्हें कि ये जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है और उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो कांस्टेंट का क्या मतलब, जो चेंज नहीं होगा। डोंट वरी, मैं अभी बताऊंगा, सुनो। हम ना ये समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब, बेंडिंग वैल्यू। अब मैं यहाँ पे 3 सिचुएशंस लूँगा, अब तीनों सिचुएशन में मुझे आप हेल्प करोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ पहली वाली सिचुएशन यहाँ ले लेता है, आई होप ये दिख, हाँ यहीं ले लेता हूँ, रुको 1 मिनट। पहली वाली सिचुएशन ये रही दूसरी सिचुएशन, ये रही तीसरी सिचुएशन। फिर मैं तीनों ही केसेस में लाइट जो है, एक सेकेंड, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे। अब मैं यही सेम इंसिडेंट रे यहाँ पर भी रख दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ सर, तीनों को यहीं रख दूंगा। इसका मतलब तीनों ही केस में जो इंसिडेंट रे है वो एक ही एंगल पर आ रहा है फ्रॉम द एयर। मतलब मैंने पहला ऊपर वाला जो मीडियम है वो फिक्स कर दिया। क्या है ऊपर वाला मीडियम, ऊपर वाला मीडियम एयर है, बराबर। ऊपर वाला मीडियम क्या है बेटा, एयर है।
तो ये एंगल आई यहाँ पर भी, एंगल आई यहाँ पर भी और एंगल आई यहाँ पर भी, और तीनों के तीनों सेम रहेंगे। और क्योंकि मैंने बोल दिया ऊपर का मीडियम फिक्स है तो मैं एक ही बार एयर लिख रहा हूँ, अभी अज्यूम्ड है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी एयर है, समझे। अब नीचे के जो मीडियम्स है वो पक्का डेंसर मीडियम है, हमें मालूम है, बिकॉज एयर के बेसिस पे कोई भी चीज़ कंपेयर होती है तो डेंसर मीडियम ही निकल कर आता है। मैं अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ वो डेंसर मीडियम क्या है ना, अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, बट हम थोड़ा ऑब्जर्व करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो, सभी को मालूम था, एक्सपेक्टेड यही था कि लाइट कहाँ बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। सभी को एक्सपेक्टेड था लाइट कहाँ बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। सभी को एक्सपेक्टेड था लाइट कहाँ बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब फटाफट जितना पूछो उतना जवाब देना। केस 1, केस 2 एंड केस 3, मुझे बताओ तीनों ही केस में से लाइट ने सबसे ज़्यादा कहाँ बेंड किया। दैट्स इट, इतना ही पूछा है। तीनों ही केस में से लाइट ने सबसे ज़्यादा कहाँ बेंड किया, तो आप बोलोगे सर थर्ड मीडियम में सबसे ज़्यादा बेंड किया, दिख रहा है ना। देखो तीनों ने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, मैंने आपको पूछा तीनों में से लाइट ने कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंड किया, आपने बोला सर थर्ड केस। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, दैट्स इट, है यही है। यस, अभी उसको वैल्यूज़ के थ्रू समझाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें सिर्फ ये बताता है कि उस मीडियम की कितनी क्षमता है उस लाइट को बेंड करने की, बेंडिंग वैल्यू। याद है मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बोला था, स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेंडिंग वैल्यू। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट टू हाउ मच एक्सटेंट, एंड वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब, अरे इसका ये मतलब है कि ये जो मीडियम है, जो भी होगा ये मीडियम आज अगर लाइट को इतना बेंड कर रहा है तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि कल अलग तरीके से बेंड करेगा, परसों अलग तरीके से बेंड करेगा, नरसों अलग तरीके से बेंड करेगा। वो बोलेगा भाई मैं जैसा हूं वैसा ही बेंड करूंगा, समझे। इसीलिए वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। हाँ सर अब समझ में आ रहा है। चलो सर दूसरे पर्सपेक्टिव से बताओ। अब आपने बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें देख के समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ये सब लिख के आओगे, बराबर है। अब स्नेल्स लॉ की मदद से समझते हैं। मैंने क्या बोला था, स्नेल्स लॉ क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर। क्या मैं बोल, और अच्छा ये भी क्लियर हो गया कि उस रेशियो से हमें क्या निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 लिख दूँ, हाँ या ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 लिख दूँ, Q1 है, Q1। अरे भाई किस मीडियम की बात हो रही है, ये वाले मीडियम की बात हो रही है ना। यहाँ पे किस मीडियम की बात हो रही है, ये वाले मीडियम की। और यहाँ पे किस मीडियम की बात हो रही है, ये वाली। बाद में उस मीडियम को नाम भी दे देंगे, डोंट वरी। तो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 राइट इज इक्वल्स टू बराबर साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1। एक सेकेंड सर R1 क्यों लिखा, बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R2। ओके सर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R3। अब बताओ मुझे, क्या तीनों ही केस में साइन ऑफ आई तो सेम ही था? हाँ सर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका ज्यादा है? सर बता तो दिया, मीडियम थर्ड का ज्यादा है। अब वो तो आपने विजुअली देख कर बताया, देख के बताया ना। व्हाट इफ अगर मैं ये सब तुम्हें देता ही ना, तब तुम कैसे बताते? तो मेरा एक बच्चा बोला सर अब मैं उसे ना मैथमेटिक्स के थ्रू समझाता। कैसे, मुझे बताइए। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पर R3 है। एकदम जेन्युइन जवाब देना, तीनों में से कहाँ पे जो R का वैल्यू है वो सबसे कम है? आप बोलोगे सबसे कम R का वैल्यू तो सर थर्ड में है। हाँ समझा। अब लगाइए दिमाग, अगर R का वैल्यू बहुत कम है बराबर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेंड हुआ है, इसका मतलब साइन ऑफ R3 भी बहुत कम होगा। अरे हाँ ना, साइन ऑफ 0 अगर 0 होता है तो साइन ऑफ 1 होता है, मतलब जितना एंगल कम उतना वैल्यू भी कम। तो अगर R3 बहुत कम है तो साइन ऑफ R3 भी बहुत कम होगा। अगर साइन ऑफ R3 बहुत कम है तो डिनोमिनेटर बहुत कम होने की वजह से न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया। ओके, तो अब समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में साइन ऑफ आई ऊपर क्यों आता है और साइन ऑफ आर नीचे क्यों आता है। समझे, फॉर्मूला क्लियर हुआ। मेरे लिए बड़ा आसान है तुम्हें फॉर्मूला रटा देना कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। तुम्हें समझ में आ गया क्या है? अब अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन यकीन नहीं हो रहा, ICSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का PDF है फिजिक्स का, वो डाउनलोड करो और उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो इसी टॉपिक पर है, इसी क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आया है कि आपको 3 मीडियम दे दिए है, 3 लाइट दे दिया, कुछ तो दिया है, और उन्होंने बोला है कहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, या फिर उन्होंने बोला था कहाँ पे किस मीडियम में लाइट ने सबसे ज़्यादा बेंड किया। और मालूम है वो किस लाइट ने सबसे ज़्यादा कहाँ बेंड किया, वो कैसे पता लगाना था? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल। दिमाग खराब हो गया था बच्चों का पहला क्वेश्चन देख के, बोले सर ये क्या आ रहा है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। दिस इज द रीज़न आई टोल्ड यू दैट प्लीज़ फोकस ऑन द अप्रोच, नॉट ऑन द सोल्यूशंस। फिर चलो आगे बढ़ते हैं।
तो क्या बोला मैंने, साइन ऑफ फाई अपॉन साइन ऑफ आर। आर क्या डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है लाइट कितना बेंड होगा। तो जितना कम आर होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब सर समझ में आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब। लेकिन सर आपने ये क्या बोले, हमें समझा नहीं, ये 2 1। चलो इसको और सिंपल रख देते हैं। एक काम करते हैं आप लोग के लिए, मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ। चलो ये मैंने 1 बोल दिया, ये मैंने 2 बोल दिया, ये मैंने 3 बोल दिया, ये मैंने 4 बोल दिया, ये मैंने 5 बोल दिया, ये मैंने 6 बोल दिया। अब समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे बताओ पहले वाले केस में लाइट किस मीडियम से आ रहा था? आप बोलोगे मीडियम 1 से आ रहा था। किस मीडियम में बेंड हो रहा था? मीडियम 2 में बेंड हो रहा था। तो आप किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना प्रेफर करोगे? मीडियम 2 का ना। अरे भाई लाइट जहां बेंड हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो मैं बोलूंगा जहां पे लाइट बेंड हो रहा है तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या मतलब इसका, कि लाइट कहां से आ रहा है उसे रिस्पेक्ट दिया तुमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का क्या मतलब, कि लाइट कहां बेंड हो रहा था, कहां से आ रहा है। मैंने तो ऐसे याद रखा है। अब चलो इसका बताओ, लाइट कहां बेंड हो रहा है? 4 में। तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू 3। अच्छा ठीक है सर, अगर मैं आपको बोलूं ये क्या लिखोगे? आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू 5। समझे कि नहीं समझे? समझे? क्लियर? इतना सा है, 2 1 से कंफ्यूज मत हो भाई। लाइट जहां बेंड हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, कहां से आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में लिख दो। समझ गया? ठीक है। उसके बाद तो मैंने बताया था सर, लेकिन हमें तो ना कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया था स्कूल में किसी ने। ठीक है, अब चलो वो क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब ये कि जो पहला मीडियम है जहां से लाइट आ रही है वो फिक्स है, एयर है। हाँ सर ये तो यही वाला केस था। तो चलो अब मैं रियलिटी में बताता हूं कि ये कौन से मीडियम थे। तो ये वाला जो मीडियम था ये वाटर था। अब आप मैं बताऊंगा क्यों वाटर बोला मैंने। इसे मैंने ग्लास बोल दिया और इसे मैंने डायमंड बोल दिया। अगर मैं आपको बोलता व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, मैं अगर आपको बोलता व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब आप वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटरेस्टेड हो। लेकिन एब्सोल्यूट का क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि अज्यूम्ड है कि लाइट पक्का कहां से आ रहा है? तुम्हारे घर से। सॉरी, कहां से आ रहा है? एयर से। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। जब मैं बोलूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इसका क्या मतलब कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की बात कर रहे हैं, लेकिन लाइट आ कहां से रहा है? एयर से, यानी कि वैक्यूम से। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं बोलूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब लाइट कहां से आ रहा है? एयर से या फिर वैक्यूम से। समझे? इतना सा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वहाँ पे तो बहुत सारे फॉर्मूलास है, आपने तो खाली साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर समझाया। मैंने खाली तुम्हें मुद्दा समझाया भाई। अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। चलो, एंगल से बता दिया, अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। सर हमें बता दो दूसरा तरीका क्या है। तो भाई एयर में तुम्हें मालूम है लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। हाँ सर, यहाँ पे भी 3 × 10⁸, यहाँ पर भी 3 × 10⁸। अब एक काम करते हैं, वाटर में प्रैक्टिकली ये देखा गया है लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ है। ठीक है, मान लिया। प्रैक्टिकली ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸, और डायमंड में प्रैक्टिकली लाइट की स्पीड होती है 1.25 × 10⁸। अब मैं जितना पूछूं वापस उतना ही जवाब देना। मुझे बताओ विजुअली देखकर, जब ये सब वैल्यूज वगैरह ना दी होती तो देखकर क्या पता चलता है लाइट की स्पीड कहां सबसे ज्यादा है? आप बोलोगे सर सबसे, मैं अच्छा एयर की नहीं बात कर रहा हूँ, सो सॉरी। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। मैं बोल रहा हूँ इन तीनों मीडियम में, वाटर, ग्लास और डायमंड में, लाइट की स्पीड तीनों ही मीडियम में से सबसे तेज कहाँ है? तो आप बोलोगे सर वाटर में सबसे तेज है। बराबर। अगर मैं आपसे पूछता लाइट की स्पीड सबसे कम कहाँ है, किस मीडियम में सबसे कम है, तो मैं बोलूंगा लाइट की स्पीड सबसे कम डायमंड वाले मीडियम में। तो इससे क्या समझा? इससे ये समझा कि जितना ज्यादा लाइट अगर जिस मीडियम में बेंड कर रहा होगा ना, उतना ही उसकी स्पीड कम हो गई होगी, विच इज प्रैक्टिकल, राइट? जितना ही ज्यादा उस लाइट ने बेंड किया होगा उस मीडियम में, उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड कम हो गई होगी। तो चलो एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, क्या कंपेयर कर रहे हैं सर? कंपेयर ये कर रहे हैं कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करूं, अब देखो सिर्फ W लिखा, बिकॉज मुझे मालूम है एब्सोल्यूट है। क्या मैं लाइट की स्पीड को इसकी स्पीड से डिवाइड कर दूं? करके देख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्या मैं लाइट की स्पीड को वापस से इसकी स्पीड से डिवाइड करके देख लूँ? करके देख लो सर, क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्या मैं डायमंड में जो लाइट की स्पीड है 1.25, सॉरी जो एयर में है 3 × 10⁸, उसको डिवाइड करके देख लो, क्या 1.25 × 10⁸। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है, मदद करो भाई, मदद करो। 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸, जब आप सॉल्व करोगे आंसर आता है 1.3। मुझ पे यकीन मत करो, कैलकुलेटर पे कर लो। जब तुम ये वाली वैल्यू डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर आएगा 1.5, और जब तुम ये वाली वैल्यू डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर आएगा 2.42 या 2.4। ओके सर, बहुत से बच्चों को तो क्लिक हो गया। ये हमने वैल्यूज देखी जरूर है सेक्शन में, लेकिन समझ आ गई। ये वैल्यूज तुम्हें क्या बता रहा है? याद है मैंने कहानी कहाँ से शुरू की थी
कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है, एक इंडेक्स है जो तुम्हें बताता है तुम कहां पर हो, कहां लाई कर रहे हो। तो क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका मतलब वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हें ये बोल रहा है कि भाई देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना पानी का वो कम है। इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब, लाइट का स्पीड पानी सॉरी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि वहां पर लाइट कम बेंड होगी। अगर मैं बोलूं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो इसका क्या मतलब, लाइट वहां पर बहुत ज्यादा बेंड होगी। और अगर तुम गौर से देखो तो तुमने जब दो लोगों को डिवाइड किया, कौन दो लोग सर, दोनों ही स्पीड्स को जब तुमने डिवाइड किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं तुमने कुछ ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब तुम बोलोगे एक सेकेंड सर, हाँ ये फॉर्मूला बताया तो है, आज समझ भी गया। क्या है सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या है वी? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वाटर तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ग्लास तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी अगर मैं बोलूँ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड तो मैं बोलूँगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब समझा? तो मैंने तुम्हें हंसते खेलते दो फॉर्मूलाज बता दिए, हंसते खेलते, ठीक है। तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि लाइट वहां से आया, बराबर। और लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट उस मीडियम में बेंड हुआ। तो सर जहां से लाइट आ रहा है उसकी स्पीड पहले लिखेंगे, जहां पे लाइट बेंड हो रहा है उसकी स्पीड बाद में लिखेंगे। तो सेम साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर में भी यही हो रहा था, जहां से लाइट आ रहा है उसका साइन पहले लिखेंगे, जहां पे लाइट बेंड हो रहा है उसका साइन बाद में लिखेंगे, इसीलिए साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। समझे? जहां से लाइट आ रहा है उसकी स्पीड पहले लिखेंगे, जहां पे लाइट बेंड हो रहा है उसकी स्पीड बाद में लिखेंगे। सर इस लिहाज से अगर मैं कुछ ऐसा समझूं तो देखो ध्यान से कि मान लो यहाँ पे लाइट आ रहा है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे लाइट कहाँ बेंड हो रहा है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, भगाओ इसको, मैं बोल दूँ 1, मैं बोल दूँ 2। अगर अब मुझे मालूम है लाइट कहाँ बेंड हो रहा है तो तुम बोलोगे सर लाइट 2 में बेंड हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब रिस्पेक्ट किसको दिया? 1 को, मतलब लाइट कहाँ से आ रहा है? 1 से आ रहा है, तो मैं बोलूँगा V1 अपॉन V2। ये फॉर्मूलाज याद हो गए तुम्हें? हंसते खेलते 3 फॉर्मूलाज याद हो गए कि नहीं? रटना नहीं है, समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिस्पेक्ट टू 1 का क्या मतलब? लाइट 1 से आ रहा है, दिख रहा है ना, और कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है। समझे? सो यस, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। सो पहला वाला फॉर्मूला क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम का मतलब क्या? कि कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास, वाटर। एब्सोल्यूट बोला मतलब लाइट कहाँ से आ रहा है भाई? एयर से आ रहा है, एयर से, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला भी बता दिया सर ने, क्या था ये वाला फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिस्पेक्ट किसको दिया? 1 को, तो V1 अपॉन V2। अब ये वाला थोड़ा दिमाग में बैठे लगेगा, रुक जाओ ये भी बता देता हूँ। सर ये वाला समझ गया? हाँ सर समझ गया। वापस से 2 1 से घबराओ मत, खाली वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोला मतलब लाइट 1 से आ रहा था, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। अब ये जो 2 फॉर्मूलाज है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, ये कहाँ से आया। अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो अब देखो ये पहले लिख देते हैं, क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, है ना, एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिस्पेक्ट किसको दिया? 1 को, तो आप बोलोगे सर 1 पहले लिखो ना, स्पीड के टर्म्स में नहीं, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो देखो बेटा, बस ये थोड़ा दिमाग पे लगेगा, सुन लो, उसके बाद बाकी सब ठीक है। बाकी जो मैंने तरीके बोले याद करने के वैसे ही याद रखो, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिस्पेक्ट टू 1 का क्या मतलब? उससे कंपेयर कर रहे हो, बराबर, तो इसीलिए उसका नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तुम्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि सर ये वाला फॉर्मूला चलो ठीक है मान लिया, रट लिया, ये बाकी से फॉर्मूलाज कहाँ से आए? तो देखो ध्यान बताता हूँ। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 की बात करूँ सिर्फ, तो क्या मैं उसको C अपॉन V2 लिख सकता हूँ? हाँ सर। डिवाइडेड बाय क्या? रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 को मैं C अपॉन V1 लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो क्या C अपॉन V2 इंटू इसको लिख सकता हूँ V1 अपॉन C? हाँ सर। C से C कैंसिल, क्या बचा? V1 अपॉन V2। वही चीज़ है बेटा, बस आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब आपको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साथ में दिए हो, जब आपको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साथ में दिए हो, तब उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। उसमें ये नहीं बोलना कि रिस्पेक्ट 1 उसको दिया तो उसको पहले ना, समझे? वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया सर? ये वाला फॉर्मूला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। बताता हूँ, पहले दूसरा एक टॉपिक समझा लें दो। पहले हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख ले, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इस वाले टॉपिक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, मतलब 1-1 मार्क के क्वेश्चन। तो अगर उन्होंने आपको बोल दिया, क्वेश्चन में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। एक सेकेंड, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? वेरी सिंपल, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला वहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार फॉर्मूला लिखूंगा, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद तो फिर आराम से तुम खुद ही कर लोगे यार।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो देखो, क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? हाँ सर। अब इससे क्या बताना चाह रहे हो आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देख भाई, जो लाइट की स्पीड है एयर में, बराबर, जो लाइट की स्पीड है एयर में, वो 2.4 टाइम्स ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब इनटू ज़्यादा है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आई रिपीट, मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब आप बोलोगे सर सी की वैल्यू तो पता थी, सब्स्टिट्यूट कर देते। न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व करना है। मैंने ये किया, फिर मैंने इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, मुझे एक फाइनल रिलेशन मिला। वो रिलेशन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डायमंड से 2.4 टाइम्स ज़्यादा है। बस यही स्टेटमेंट है, ये लिखना है। ओके, और कुछ नहीं लिखना? नहीं, कुछ नहीं लिखना। तो हम बोलेंगे स्पीड, एक सेकेंड, हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.4 times more than speed of light in diamond। ओके, अब बच्चा मुझे एक बोलता है सर अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है, तो क्या हम स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 2.4 टाइम्स लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलेंगे तो मार्क्स कटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कटेंगे, लिख सकते हो। समझा? आपको जो मर्जी पड़े, बस ये ख्याल रखना जिस भी मीडियम में आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। कितने टाइम्स कम होगी? उतना ही जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं चाहे मर्जी जितने क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो डायमंड का मैंने बोल दिया 2.4, तो तुमने ये क्वेश्चन बना लिया। अगर मान लो ग्लास का आ गया 1.5, है ना, यहाँ पे 1.5 आ गया लिख के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो तुम बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस हो गया। ये एक पहला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको ना 3 मटेरियल्स की ऑप्टिकल डेंसिटी दे दी जाएगी, ठीक है, तो मैं ले ही लेता हूँ। सो ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाँ, तो घबराना नहीं। तो मैंने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 1.33, फिर मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 1.5, एंड मैं जान करके ये वाले वैल्यूज़ ले रहा हूँ सो दैट मैं जल्दी समझा पाऊँ आप लोग को। एंड मैंने फिर केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया आपका 1.4। ओके, यहाँ से देखो प्रूफ कर दिया मैंने। क्या प्रूफ किया? चलो ग्लास को तो पिक्चर से हटा दो, ज़रा वाटर को और केरोसिन को देखो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, है ना, देख के अगर मैं बताऊँ कि पानी एक्चुअल डेंसिटी से बताऊँ, सॉरी, एक्चुअल डेंसिटी के हिसाब से तो केरोसिन लेस डेंस है किससे? वाटर से, बिकॉज केरोसिन ऊपर फ्लोट करता है पानी के, तो उस हिसाब से केरोसिन रेयर होना चाहिए और वाटर डेंसर होना चाहिए। बट यहाँ पे कहानी उल्टी है। प्रैक्टिकली लाइट की स्पीड वाटर में ज़्यादा है, इसीलिए उसका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, रेयर मीडियम है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी, ये डेंसर मीडियम है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा है। तो 100 बात की एक बात। अब यहाँ से सवाल क्या आ सकते हैं? 2 सवाल आते हैं आपको। ये 3 मीडियम दे दिए आपको। पहला क्वेश्चन पूछता है हु हैज़ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब इसी सवाल को और 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है, मैं बता देता हूँ। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, वो आपसे पूछ सकता था हु हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर डज द लाइट बेंड द मोस्ट, हु हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तीनों का मतलब एक है, सबसे ज़्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लिखो और खत्म करो। वापस से बोल रहा हूँ, हु हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हु हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर विल द लाइट बेंड द मोस्ट, वेयर विल द लाइट बेंड द मोस्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, वहीं पे ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं बोल दूंगा हु हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बेटा। तो आपका आंसर क्या आएगा? इस केस में ग्लास। समझे? इतना सा है, दैट्स इट, इतना सा। क्लियर? ऑप्टिकल, अच्छा मैं बोलता हु हैज़ द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, वेयर डज द लाइट बेंड द लीस्ट, हु हैज़ द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका भी वैल्यू सबसे कम है वो लिख दो। मुझे नहीं, यानी कि पावर बोल रहे हैं, यानी कि वाटर इस केस में। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, where does light travel fastest? अब ये इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा। अगर आ रहा है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देना प्रेफर करूंगा। पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो ये सारी चीज़ें याद है। कंपेयर करो बेटा। अगर तुम देखो यहाँ पर
पानी में लाइट की स्पीड इतनी थी, कम हुई, मालूम है, एयर के मुकाबले कम हुई। ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी थी, कम हुई एयर के मुकाबले। डायमंड में लाइट की स्पीड इतनी थी, कम हुई एयर के मुकाबले। अब मैं तुम्हें कितना पूछ रहा हूँ कि सबसे स्लो किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है वो, तो तुम बोलोगे सर डायमंड में सबसे स्लो ट्रैवल कर रहा है। इसका यही मतलब, क्योंकि डायमंड में सबसे स्लो ट्रैवल कर रहा है इसीलिए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हुआ। अब हमें सवाल क्या पूछा है, हमें सवाल पूछा है हु हैज़ द, वेयर डज द लाइट ट्रैवल द फास्टेस्ट, वेयर डज द लाइट ट्रैवल द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट वही ट्रैवल कर रहा है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मिल गया आंसर। तो पहली बात तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वाटर। वाई वाटर? बिकॉज वहां पे लाइट सबसे तेज ट्रैवल करेगा। समझ में आई बात? चल अब ये अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं पूछता वेयर डज द लाइट ट्रैवल द स्लोएस्ट, तो आप बोलते जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है वहीं पे स्लो ट्रैवल करेगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। हम आगे फैक्टर्स भी करेंगे। अब ये टॉपिक आता है इफेक्ट ऑन स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो ये बोल रहा है कि देखो भाई, तीन चीज होती है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये तीनों ही कंपोनेंट्स से हमारा लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हो, वो तुमसे पूछ रहा है कि इन तीनों में से क्या चीज़ पे फर्क पड़ेगा, क्या चीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ऑब्वियस है कि स्पीड पे तो फर्क पड़ ही रहा है, बराबर, बहुत ऑब्वियस है स्पीड पे तो फर्क पड़ ही रहा है। अब सवाल उठता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से किसको फर्क पड़ रहा है, किसको नहीं पड़ रहा। तो हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लाइट रेयर से डेंसर आ रहा हो, डेंसर से रेयर आ रहा हो, तुम्हारे घर से क्लास जा रहा हो, क्लास से घर जा रहा हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही वाली बात हो गई कि एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी इज एन एनर्जी, सोर्स पे डिपेंड करता है, उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्पीड को फर्क पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस था, स्टार्टिंग से वही करते हुए आ रहे। वेवलेंथ को फर्क पड़ेगा, हाँ, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है। कैसे सर? बचपन में एक फॉर्मूला किया था हमने, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब लगाओ दिमाग, अगर किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाते वक्त फ्रीक्वेंसी को फर्क पड़ ही नहीं रहा और अगर वेलोसिटी को फर्क पड़ रहा है, तो इसका यही मतलब है वेलोसिटी डिपेंडेंट है वेवलेंथ पे, वेवलेंथ को भी फर्क पड़ रहा होगा, या वेवलेंथ डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, दोनों को एक दूसरे से फर्क पड़ रहा है। समझे? तो हमेशा याद रखना, बस इतना सही है टॉपिक। उसके बाद मैं वो फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ। व्हेनेवर द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द स्पीड विल चेंज, द वेवलेंथ विल चेंज, बट द फ्रीक्वेंसी वोंट चेंज। अब स्पीड एंड वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, तो बहुत ऑब्वियस है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो हमें मालूम है स्पीड डिक्रीज होता है, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, समझे? अगर मैं बोलूं while going from denser medium to rarer medium the speed will increase, therefore the wavelength will also increase, but there is no change in frequency। समझे? अब वो करके बता देता हूं, ये वाला फॉर्मूला डिराइव, ठीक है? चलिए आ जाइए। अब अज्यूम करिए लाइट एयर से आ रहा है और किसी मीडियम में बेंड कर रहा है। तो अगर लाइट एयर से आ रहा है बेटा, तो लाइट के पास कुछ तो स्पीड होगी जिसे हम c बोल देते हैं, बराबर। लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हम f बोल देते हैं, और लाइट किसी वेवलेंथ से चल रहा होगा जिसे हम लैम्डा बोल देते हैं। ये समझा? ठीक है। अब जब ये दूसरे मीडियम में आ रहा है, बहुत ऑब्वियस है लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज एयर के मुकाबले सारे मीडियम्स डेंसर ही होता है। तो इसका मतलब लाइट की स्पीड कुछ हो जाएगी v, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी, लेकिन लैम्डा जो है वो बदल के लैम्डा डैश या लैम्डा 1 हो जाएगा। इतना समझा? चलिए बताइए, क्या मुझे मालूम है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? तो उस लिहाज से अगर मैं ये वाला पहला लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, पहले वाले केस से मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। हाँ सर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं दूसरे वाले केस से लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा डैश? हाँ सर, इक्वेशन 2 बोल दो। ज़रा डिवाइड करो दोनों को, डिवाइड करोगे तो c बाई वी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, f अपॉन लैम्डा अपॉन f इंटू लैम्डा अपॉन f लैम्डा डैश। f से f कटा, क्या c बाई वी को म्यू लिख दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या बोलूँ, हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। यस, इतना ही था। तो लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है जिस मीडियम से वो आया पहली बार, और लैम्डा डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस मीडियम में लाइट ने बेंड किया। सेम कहानी चल रही है जैसा स्पीड में बताया था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा किसी लाइट का, उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा किसी लाइट का, उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बराबर। एग्जाम्पल दूं, समझा है? सेम चीज, जितना देखो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे। आई होप दिख रहा होगा। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब क्या? उतना ही कम बेंड करेगा। और जितना वेवलेंथ कम होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा बेंड करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, रेड लाइट और वॉयलेट लाइट। अब रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो दूर से दिखता है, और वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है। अब क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हुआ, लाइट की बेंडिंग बहुत कम होगी, और इसीलिए वो दूर तक ट्रैवल कर पाता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वॉयलेट का वेवलेंथ क्योंकि बहुत कम है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हुआ, लाइट बहुत ज़्यादा हद तक बेंड करता है, इसीलिए हमें दिखता ही नहीं है दूर से। वॉयलेट नहीं दिखा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हें लग रहा होगा कि सिर्फ थ्योरी है, नहीं, मेरा मेन आइडिया यही होता है बच्चों के साथ कि भाई अगर तुम्हें थ्योरी समझ में आ गई, तुम थ्योरी के से क्वेश्चन, थ्योरी के मदद से क्वेश्चन अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, तो कोई मतलब नहीं हुआ। फिजिक्स यही है, आपको अप्लाई करते आना चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर जहां से क्वेश्चन बन सकता है, विच इज कंडीशन फॉर लाइट टू पास अनडिविएटेड। कि लाइट डिविएट ही नहीं हो रहा, लाइट बेंड ही नहीं हो रहा, तो उसकी पहली कंडीशन तो ऑलरेडी बता चुका था मैं, ये देखो वही लिखा है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कुछ भी हो सकता है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रैवल कर रहा है और अगर मैं चाहता हूं कि लाइट डिविएट ना करे, लाइट बेंड ना करे, तो मैं ये करूंगा कि उसको नॉर्मली भेज दूंगा लाइट को, नॉर्मल इंसिडेंस। तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन द लाइट इज पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, व्हेन द लाइट इज पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, इसका मतलब लाइट जो है वो बेंड नहीं करेगा, वो अनडिविएटेड पास हो जाएगा। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अब अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं लाइट को नॉर्मली ना भेजूं, मैं लाइट को आड़ा टेढ़ा भेजूं और तब भी लाइट बेंड ना हो, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब उस केस में आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी कि जो ऊपर वाला मीडियम है और जो नीचे वाला मीडियम है, वो दोनों मीडियम सेम होने चाहिए। कॉमन सेंस। ऊपर हवा है, नीचे हवा है, राइट? ऊपर हवा है, नीचे हवा है, लाइट मार रहा हूं, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, बिकॉज दोनों ही केस में दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर लाइट टू पास अनडिविएटेड, बिना बेंड किए? तो उस केस में आपका जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए मीडियम का, वो सेम होना चाहिए, नियरली, या फिर सेम होना चाहिए। इसका यही मतलब है कि अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो लाइट अब डिविएट करेगा ही नहीं, रिफ्रैक्ट करेगा ही नहीं, और दूसरा अब इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, ये भी याद रखना। यहाँ पे तो फिर भी स्पीड चेंज हो रही थी। तो आई होप आपको दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, और 3 टॉपिक्स है इस सेक्शन पे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या क्या फैक्टर्स है? पहला फैक्टर तो बड़ा क्लियर है, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि स्पीड। तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड पे, इनवर्सली। तो जिस मीडियम में जितना उसका स्पीड कम होगा, जिस मीडियम में जितना उसका स्पीड कम होगा, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा। डायमंड का केस, सबसे स्लो ट्रैवल करता है डायमंड में लाइट, इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा है। तो पहला तो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे, विच इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, आई कैन नॉट चेंज इट, राइट? सेकंड, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कैसे सर? टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है इनवर्सली, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि टेम्परेचर किसी दो ग्लास, मैंने दोनों सेम ग्लास ले लिए, ठीक है, दोनों सेम ग्लास ले लिए, दोनों में क्या कर रहा है? वो एक जैसा बेंड कर रहा है। अब मैंने क्या किया, एक ग्लास का जो टेम्परेचर है वो हाई कर दिया, तो उस लिहाज से अगर मैं टेम्परेचर हाई करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? गिर जाएगा उसका। एंड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका गिर गया, इसका मतलब इस वाले मीडियम में अब लाइट कम बेंड होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे बोला है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब बेंडिंग भी कम होगी। समझा? बहुत रेयरली इस वाले फैक्टर पे क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आ गया तो आप लोग प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट है कलर एंड वेवलेंथ पे। कलर और वेवलेंथ का मतलब एक ही होता है, वापस से वो कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। भाई सब प्रूव किया अपन ने अभी। इसका यही मतलब कि लाइट जितना ज्यादा वेवलेंथ होल्ड करेगा उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। समझे? दैट्स इट, हो गया। चलो अब आगे बढ़ता है, चलो, है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस? मैं पहले ये हटा देता हूँ, आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज, ठीक है, एकदम सिंपल रखो और हम साथ में करते हैं। चलो बताइए, एकदम क्लीन हो गया, अब आराम से आप खुद कर सकते हो। क्या आपको लाइट दिख रहा है किस मीडियम से आ रहा है? हाँ सर, मीडियम 1 से आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है लाइट किस मीडियम में जा रहा है? बेंड हो रहा है? हाँ सर, मीडियम 2 में बेंड हो रहा है। तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, अब मत बोलना, ही बताया नहीं था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि लाइट मीडियम 2 में बेंड हो रहा है, मीडियम 1 से आ रहा है। क्योंकि मीडियम 1 से आ रहा है तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। समझ गए बात बेटा? ठीक है। अब सवाल उठता है, ठीक है, यहां तक आइडिया क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ ही नहीं रहा था, उल्टा मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो देखो ध्यान से, है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं लॉजिकली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां, किसका लिखूंगा? मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। आपने बोला था जहां से लाइट आ रहा है उसका एंगल लिख दो। तो आप बोलोगे लेकिन ये तो सर आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन है ना सिर्फ, लेकिन एंगल तो इसी को आई बोलूंगा ना, मैं इसको जेड बोल दूं, W बोल दूं, है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, बस R दिख रहा है आप लोग को। तो उस लिहाज से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा साइन ऑफ R अपॉन साइन ऑफ I, साइन ऑफ R अपॉन साइन ऑफ I। अब जरा गौर से देखो, क्या दोनों एक दूसरे के इनवर्स दिख रहे हैं? हाँ सर। एक काम करते हैं सर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कौन दोनों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1
इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो हमने ये देखा कि जब मैं लिखता हूँ साइन ऑफ फाई अपॉन साइन ऑफ आर इनटू साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है 1। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लाइट आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहे हो, अगर वो एक स्पेसिफिक एंगल से बेंड हो रहा है, अगर आप उसी स्पेसिफिक एंगल से अब दूसरे मीडियम से वापस से उस पहले मीडियम में भेजोगे तो लाइट उतना ही वापस से अवे बेंड करेगा जितना टुवर्ड्स बेंड कर रहा था। यही तो कहानी का मतलब था स्टार्ट से। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बेसिकली आपको कहाँ हेल्प करेगा? अगर मान लो मैंने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना, रैंडम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? इट इज 8/9। ये चिद्दी पिंदी सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। You guys are great if you are till here because this shows how serious you are for your preparation. एंड अगर आप अभी आए हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करो, समझो, एक ही चीज़ से समझ जाएगा। प्लीज़ स्टिक विथ थिंग्स रादर देन स्विचिंग, है ना। ये मैं बार बार यही बोले जा रहा हूँ पिछले इतने सारे वीडियो से। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कि हमेशा याद रखना जब भी ऐसा सिनेरियो है ग्लास स्लैब का, तो जो इंसिडेंट रे होता है और जो इमर्जेंट रे होता है वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। इससे यही समझता है क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ई, वो हम दोनों एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। ये दो बात तो याद रख ही लेना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। दूसरा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इंसिडेंट रे किसके पैरेलल रहेगा, इमर्जेंट रे के। और तीसरा जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है ये लाइट, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट चार बातों पे डिपेंड करता है। क्या क्या? वो थिकनेस पे डिपेंड करेगा ग्लास स्लैब के, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ऑब्वियस से बात है उस पे डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ पे। ठीक है, दैट्स इट। सो हियर वी कंप्लीट द थ्योरी। अब सवाल उठता है क्वेश्चंस का। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो मैं करवाऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप करोगे तो ही आपका प्रिपरेशन होगा। उसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत है, मैंने एमसीक्यू का एक पीडीएफ डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप एमसीक्यू का पीडीएफ देख सकते हो। ऑल्सो आई हैव लॉन्च्ड अ बुक विच इज राइट नाउ लिस्टेड ऑन Amazon Kindle। आप वहाँ से वो बुक भी देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने ही खुद ने बनाए हैं, आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, विच CBQs का मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स बोल रहा हूँ, फिजिक्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ येलो लाइट विथ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ठीक है, एंड स्पीड c। जैसे ही उसने स्पीड c बोला मतलब पक्का ये एयर से आ रहा है। इसका मतलब ये जो वेवलेंथ भी दिया हुआ है ये लाइट का वेवलेंथ है एयर में। एंटर्स अ ग्लास, ओके, विच इज डेंसर मीडियम, वेयर इट्स स्पीड बिकम्स v। बहुत ऑब्वियस है, स्पीड कम होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। ओके, उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास कंपेयर टू इट्स फ्रीक्वेंसी इन एयर। हो गया, आया आंसर फटाक से। किसके दिमाग में आया कि सर फ्रीक्वेंसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बराबर है। तो अगर आप लोग ने जवाब दिया मतलब आप के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल था। आप समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कहाँ गया भाई वो, कहाँ गया, हाँ ये रहा। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, चाहे रेयर से डेंसर आ रहा हो या डेंसर से रेयर आ रहा हो, लाइट जो है ना, लाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं करेगा, समझे। और देखो मैं अप्रोच क्या है, राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि इसे लिखना कैसे, तो भाई ऐसे लिखोगे, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी इन एयर। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, एक सेकेंड, हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर इज सेम एज कंपेयर टू frequency of light in air is same as compared to frequency of light in glass. That's it, हो गया। देख रहे हो, थ्योरी ही हेल्प कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप between not you and the other person. It is the relationship between the c and v. What is c? Speed of light in air. What is v? The speed of light in that medium. Calculate this v in glass. तो चलो पहले रिलेशन का मतलब क्या, कि हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना है। u is equals to, u बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c by v। रिलेशन बोला है, इसका मतलब क्या, कि c is equals to mu into v, बराबर है। अब बिकॉज मुझे पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.5, तो रिलेशन क्या निकल कर आ जाएगा, c is equals to 1.5 v। दैट्स इट, इतना है। अब यही लगे हाथ उन्होंने ये भी बोला है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है।
फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वापस यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला क्या लिखूंगा 1.5 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन वी का वैल्यू नहीं पता, तो वी कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, हियर यू गो, आपकी स्पीड लाइट की कितनी निकली ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इफ़ यू स्टिल थिंक क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हाँ ऐसे ही आते हैं, बट आपको सिर्फ एक जगह पे ख्याल रखना है, वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पे थ्योरी काम आएगा, वहाँ पे लेक्चर काम आएगा जो मैंने अभी दिया आपको। अब नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द न्यू वेवलेंथ ऑफ द लाइट इनसाइड द ग्लास। न्यू वेवलेंथ, एक सेकेंड, ओल्ड वेवलेंथ दिया था, हाँ, कितनों को रियलाइज हो रहा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। ये इतने सिंपल फॉर्मुलाज है, याद भी रखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है हर बार रेशियो है किसी ना किसी का, तो लैम्डा मतलब ओल्ड लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश मतलब न्यू लैम्डा, चेंज वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था बेटा क्लास का 1.5 इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कितना 600 नैनोमीटर था, नैनोमीटर को वैसे ही रहने दे रहा हूं बिकॉज एनी विच वेज आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। ये लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा 600 बाई 1.5, कितना हो गया ये 6000 बाई 15, दिस कम्स आउट टू बी 4 एंड 0 तो 400, यार कहाँ जाता है ये 400 नैनोमीटर, ठीक है 400 नैनोमीटर। ये सेक्शन में आप देखोगे मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत कम लिए, उल्टे मैंने थियोरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा लेने की कोशिश की है, बिकॉज वही थ्योरी का पार्ट है, बच्चे रीड करते नहीं है टेक्स्ट बुक जनरली, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। चलो ये क्वेश्चन तो साथ में ही करोगे। उन्होंने बोला है स्टूडेंट वॉन्ट्स टू पास अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ब्लॉक विदाउट एनी डिविएशन। कितने लोग को चमका कि अच्छा सर ने दो कंडीशंस बताई थी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो डिविएट तो करेगा, वो बेंड तो करेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि इस स्टूडेंट को मस्ती ये चढ़ी है कि वो लाइट को चाहता है बिना डिविएशन के पास कर दे। तो क्या ऊपर वाले से मदद मांगेगा? नहीं ना। उन्होंने पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट द 2 कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी अचीव्ड। जानबूझ के ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं मैंने कि तुम्हारी थ्योरी टेस्ट हो जाए, नहीं तो थ्योरी टेस्ट नहीं होती है इतने में। तो अब मुझे मालूम है दोनों कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन क्या है, लाइट शुड पास नॉर्मली का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। लाइट शुड पास नॉर्मली टू द बाउंड्री ऑफ 2 मीडिया। एक सेकेंड, ये क्या है यार, ठीक है। लाइट शुड पास नॉर्मली टू द बाउंड्री ऑफ 2 मीडिया, बराबर। मैं अभी वो आपको बता भी देता हूं। पहला ये पहला वाला, दूसरा वाला क्या है कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम मस्ट बी सेम। इसका क्या मतलब, ऑप्टिकल डेंसिटी भी लिख सकता था मैं, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बोथ द मीडियम मस्ट बी सेम। कि ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, ऊपर भी ग्लास है नीचे भी ग्लास है, ऊपर भी डायमंड है नीचे भी डायमंड है, तो लाइट बेंड नहीं करेगा, ऐसे ही पास हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम होने चाहिए। देखो ये रहा वो कंडीशन। प्लीज देखो हर एक थ्योरी टेस्ट हो रही है, आपको भले ही क्वेश्चन लग रहे होंगे कम, लेकिन कम नहीं है, उस थ्योरी टेस्ट हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। स्टूडेंट, नहीं एक क्वेश्चन मिस हो गया, आई एम सो सॉरी। इन विच ऑफ दीज 2 कंडीशन डज द स्पीड ऑफ लाइट नॉट चेंज? बताओ, दोनों कंडीशंस आपके पास, बराबर। पहली कंडीशन में लाइट कैसे पास हो रहा है, नॉर्मली पास हो रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अलग अलग है तो लाइट की स्पीड तो चेंज होगी। लेकिन दूसरे कंडीशन में लाइट ऐसे पास हो रहा था, दोनों का क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, इसका मतलब स्पीड भी सेम ही है। तो इन विच ऑफ दीज 2 कंडीशन द स्पीड ऑफ लाइट नॉट चेंज? व्हेन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बोथ मीडियम इज सेम। समझे कि नहीं समझे? व्हेन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बोथ मीडियम इज सेम, उस केस में लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द थर्ड वन। अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना तुम भी एग्जाम में, ऐसे स्टूडेंट ने ये किया वो किया, है ना, सोचने वाला क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। He uses a red laser and gets a value of 1.51, and he then repeats the experiment with a violet laser and gets a value 1.53. मतलब भाई ने एक बार रेड लेजर यूज किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला 1.51, दूसरी बार वॉयलेट लेजर यूज किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला 1.53. He concludes, my second reading must be wrong because the refractive index of glass should be constant. Okay,
माई सेकेंड रीडिंग मस्ट बी रॉन्ग बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास शुड बी कॉन्स्टेंट। बात तो भाई की बराबर है। स्टार्ट में अपन ने याद है स्नेल्स लॉ किया था, मैंने आपको बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ग्लास आज अगर इतना बेंड कर रहा है तो कल भी उतना ही बेंड करेगा, परसों भी उतना ही बेंड करेगा, अलग अलग बेंड नहीं कर सकता। ठीक है सर, हाँ समझ में तो आ रही है बात। तो उन्होंने क्यों फिर ऐसा बोला है, इज द स्टूडेंट्स कंक्लूजन दैट हिज रीडिंग इज रॉन्ग करेक्ट, मतलब जो उसका कंक्लूजन है क्या वो सही है? नहीं, इट इज नॉट राइट। कैसे? याद करो, आपको मैंने फैक्टर्स बताए थे, अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट था फैक्टर्स पढ़ना। अब फैक्टर्स में मैंने क्लियरली क्या लिखवाया था तुम्हें, 3 बातों पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक स्पीड पे डिपेंड करता है, बराबर। एक किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, बराबर। और तीसरा वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, यानी कि कलर। अरे भाई लॉजिक लगाओ ना, मैंने क्या बोला था तुम्हें? रेड का आराम से जाएंगे, रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, बराबर, बिकॉज रेड दूर से दिखता है, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अगर रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो इस लॉजिक के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होना हुआ। मैंने इसे बहुत कम मतलब कम होता है। और वॉयलेट का अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होना चाहिए। तो बराबर तो है, उसको रीडिंग गलत नहीं आई है, सही आई है। बिकॉज जब वो रेड लेजर यूज कर रहा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1 आया, विच इज लेस। एंड अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 आया है वॉयलेट लेजर यूज करके, इसका मतलब वो सही जा रहा है। तो इज द स्टेटमेंट, इज द स्टूडेंट्स कंक्लूजन दैट हिज रीडिंग इज रॉन्ग करेक्ट? नो, कंक्लूजन इज रॉन्ग। स्टूडेंट ने रॉन्ग कंक्लूड किया। कांस्टेंट होती है वैल्यूज, लेकिन कलर पे भी तो डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट कहां से होगी, चेंज होगी ना। नेक्स्ट, विच फैक्टर डिड ही फेल टू कंसिडर विच अफेक्ट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो आपको मालूम है ही मिस्ड द फैक्टर ऑफ वेवलेंथ। अब ये भी बता दो कि कैसे डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स inversely depends on color, यानी कि wavelength. So I hope this makes sense to everyone. नोटिस किया, मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक चीज़ पे चिटक के रहो, बिकॉज देखो हेल्प करता है आप लोगों को। यहाँ तक जो रुका होगा उनको कितना हेल्प किया होगा वो चीज़। चलो नेक्स्ट बोला है, विच कलर ऑफ लाइट ट्रैवल्स द फास्टेस्ट इन ग्लास, रेड और वॉयलेट। अब सर जब आप पिछली बार बता रहे थे तो आपने कंपेयर किया था वाटर को, ग्लास को और डायमंड, तो वहाँ पे तो समझ में आया कि कहाँ पे लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। ये समझ में आ रही थी बात, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये तो गूगल ही दे दिए। अब यहाँ पे बोल रहे हो ग्लास में ही बता दो कि रेड तेज ट्रैवल करेगा या वॉयलेट। ईजी है, बताता हूँ। याद है मैंने तुम्हें बोला था वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है फ्रीक्वेंसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब लगाओ दिमाग, सोचो। रेड का वेवलेंथ ज्यादा था, मैं बार बार यही चीज पे हिट कर रहा हूं। अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा था तो इसका यही मतलब हुआ ना, रेड का स्पीड भी ज्यादा है उस मीडियम में। अब उल्टा सोचो, क्योंकि वेवलेंथ रेड का ज्यादा तो वेलोसिटी भी रेड का ज्यादा। अगर वेलोसिटी रेड का ज्यादा तो ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। मिल गया आंसर। तो आप क्या बोलोगे, विच कलर ऑफ लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन ग्लास, रेड और वॉयलेट? आंसर इज रेड। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब तुम्हें समझेगा कि क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच इज फोर्थ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस 1.5। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। भाई ये भी करूं या कर लोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ये वाले फोर्थ क्वेश्चन का। क्या बोला है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, राइट? कि अगर एयर से ग्लास में आ रहा था तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ग्लास से एयर में जा रहा है तो कितना होगा? आपको मालूम है इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट बोला है विच प्रिंसिपल वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। भाई पूरे सेक्शन में एक प्रिंसिपल यूज हुआ है। नहीं, मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, चलो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिख के दो, आपको समझ में आ जाएंगी बातें पक्का। नेक्स्ट बोला है यू आर गिवन 2 लिक्विड्स, केरोसिन विच इज 1.41 एंड वाटर विच इज 1.33। उन्होंने पूछा है विच लिक्विड इज ऑप्टिकली डेंसर। मैंने तुम्हें क्या बोला था अभी ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, कि जब भी वो आपसे पूछे किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मतलब वो सीधा सीधा पूछ रहा है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो बताओ विच लिक्विड इज ऑप्टिकली डेंसर? तो इट इज केरोसिन। अब ये मैंने बोला था ना, बात हजम नहीं होती है क्या सर, केरोसिन कैसे ऑप्टिकली डेंसर हुआ? वो तो लाइटर होता है,
यहाँ पे हम रेयर डेंसर के लॉजिक से देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट, इन विच लिक्विड द लाइट विल ट्रैवल फास्टर। फटाफट, मैंने क्या बोला था, लाइट वहां ट्रैवल करता है फास्टर जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां कम है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर में, तो हमारा आंसर क्या हुआ? वाटर। मैं तुक्के नहीं मारता, मैं मैथमेटिकली जाता हूं। देखो मैंने फटाफट ये लिखा, इनवर्स रिलेशन, और आगे आंसर। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बोला? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो स्पीड तो दिया ही नहीं है, तो अगर स्पीड दिया होता तो मैं बोलता वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ केरोसिन, है ना। सर ने बोला था जिसको रिस्पेक्ट दो उसको ऊपर लिखो, लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ, ट्रेडिशनल वाला एकदम बेसिक? हाँ सर हो जाएगा। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन कितना दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन दिया हुआ है 1.41। बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 1.33। दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएगा, एंड यस यू गो। So yes, we have completed all the questions which were very important to check all your concepts. I know if you believe कि ये questions कम है तो extra questions भी है, प्लीज उसे आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ पार्ट 1 जो सेक्शन ए का वन शॉट था, जहां पे मैंने थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश की, क्वेश्चंस करवाए, अप्रोच बताया। और अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना, कुछ इस तरीके से दिखता है वो एमसीक्यू बुक। वेट अ मिनट, यस, कुछ इस तरीके से वो एमसीक्यू बुक दिखता है। इसमें 100+ एमसीक्यूज है विच आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। दिस विल चेक योर एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड अगर आप को लगता है कि हाँ आपको और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जरूरत है, सो देयर इज वन मोर बुक विच इज लिस्टेड ऑन किंडल राइट नाउ, यू कैन चेक दिस। इसमें सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं in preparing. So thank you so much for watching till here. Please do not forget to subscribe and share this video to all the ICSE kids. Next is section B, जहां पे हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। Thank you so much.